अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, एक अरसे से हम सुन रहे हैं इस मुल्क में बहस, कभी इन हाउस चेंज की होती है, कभी नेशनल डायलॉग की बात की जाती है, कभी मिसाके मईशत की भी बात होती है, फिर हमने इन हाउस चेंज की भी बात सुनी। एक ताज़ा तजवीज़ आई है और आप समझ ही जाएंगे कहाँ से आई होगी। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान जब से बना, हम सुनते हैं बहरानों में ही है, तो बहरानों से निकालने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कराची के विज़िट पर थे, तो वहाँ उन्होंने बात की कि जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, मसाइल हैं, इनका हल जो है वो कौमी हुकूमत है। ये हमारे ऑडियंस के लिए, नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए ज़रा बताएं तो सही, ये कौमी हुकूमत क्या होती है और पाकिस्तान में इसकी तारीख इससे पहले कोई नज़ीर मिलती है क्या? आयशा, मुझे तो नहीं पता ये कौमी हुकूमत क्या होती है, मगर मैं ये गैस कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के जहन में क्या है जिसको वो कौमी हुकूमत कह रहे हैं। देखिए, 1950s में बहुत से रद्द-बदल हो रहे थे, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, कोई आइन नहीं था, कोई इलेक्शंस नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, तो ऊपर तब्दीली होती रहती थी। कोई प्राइम मिनिस्टर आया, कोई प्रेसिडेंट आया, गवर्नर आया, गवर्नर जनरल आया, गए। ये साजिशों के तहत ये होता रहा। वहाँ एक स्टेज पे किसी ने ये कहा कि मैंने तो अब सबको इंक्लूड कर लिया है, ये कौमी हुकूमत बना दी मैंने। वो मेरा 6 महीने के अंदर या कितनी देर की वो छुट्टी हो गई, उसकी कोई कौमी हुकूमत नहीं थी। कुछ लोगों को डाल दिया जो कि अपोजिशन में थे, ये इधर उधर से, और कहा कौमी हुकूमत हो गई ना, वो चली। उसके बाद मुझे तो कोई कौमी हुकूमत नज़र नहीं आई। अबूरी हुकूमतें मुझे नज़र आई हैं बहुत सी, केयर टेकर गवर्नमेंट्स या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट्स। ज़ियाउल हक साहब ने भी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। एक दफ़ा जब वो खुद आए और उसके बाद फिर जुनेजो साहब की भी बनी कुछ अरसे के लिए, एंड सो ऑन। अब बात यह है कि ये कौमी हुकूमत का जो नोशन है ये क्या है। मेरी जो तारीख़ की जो स्टडी है उसमें तो ये है कि कौमी हुकूमत या कौमी काबीना एक कैबिनेट बनती है जो कि गवर्नमेंट ही समझे एक जी। वो वॉर के ज़माने में होती है। यूके में हुआ वॉर टाइम कैबिनेट, चर्चिल के ज़माने में इस किस्म की चीज़ें हुई कि एक वॉर टाइम कैबिनेट बनी कि अब क्योंकि एक जंग है, मुल्क का बहुत शदीद ख़तरे में है, तो हमने जो भी इक़दाम करने हैं उसके अंदर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ ऐसे खड़े हो जाते हैं जहाँ आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है और आप पार्लियामेंट में वो बात कर नहीं सकते। आप काबीना के अंदर वो बात कर सकते हैं, वो उस किस्म के फ़ैसले कर सकते हैं, कुछ सीक्रेट फ़ैसले भी होते हैं जी। तो उस सिचुएशन में एक वॉर कैबिनेट बनती है, मगर यहाँ तो जंगें भी हुई हैं तो वॉर कैबिनेट नहीं बनी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कौमी हुकूमत की बात जो है कहाँ से की। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तफ्तीश की जाए आयशा। तो ये कौमी हुकूमत का जो आइडिया है जो शहबाज शरीफ साहब के जहन में है, वो ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि जी अब ये मुल्क जो है ना कोई एक सियासी जमात नहीं चला सकती। आपस में लड़ाई झगड़े इतने हैं और मसाइल इतने बढ़ गए हैं इस मुल्क के कि जो भी एक हुकूमत किसी मसाइल को हल करने चलती है तो अपोजिशन पड़ जाती है। अब ये हुकूमत किसी चीज़ को हल करने जाएगी तो ये शहबाज शरीफ साहब पड़ जाएंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए उनका ये ख्याल है कि अब इस मुल्क को गवर्न करना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है। पहले तो एक सेंटर था, एक स्ट्रॉन्ग, प्रोविंसेस कमज़ोर थी। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस भी बड़ी पावरफुल हो गई हैं, डिवोल्यूशन हो गई है, ऊपर से फिर वो लोकल गवर्नमेंट की डिवोल्यूशन हुई हुई है। अब ये कैसे ये सब चीज़ें चलाई जाएं, बिकॉज बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, टकराती हैं। आप प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं चाहती कि वो पावर्स और फंड्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स में दें, मगर बन गई हैं, लोकल गवर्नमेंट्स का कानून बन गए हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि बनाएं इलेक्शन कराएं, वो चाहते नहीं हैं। उधर से फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी आप इतने पैसे लें, इतने पैसे ना लें, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो ये बहुत सी इस वक्त ऐसे इशूज़ चल रहे हैं जिसमें किसी किस्म का नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। नेशनल कंसेंसस, हमारी आइन इज़ अ नेशनल कंसेंसस। आइन के अंदर जो चीज़ें हैं दे आर अ नेशनल कंसेंसस। तो अगर आपने कोई नेशनल गवर्नमेंट बनानी है तो उससे मुराद हम ये लेंगे कि आइन जो है उसको अमेंड कर लिया जाए मिल के, क्योंकि उसके लिए जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी जो कि किसी की नहीं है, जब तक सब हाथ नहीं बटाएंगे तो उस वक्त तक अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो अमेंडमेंट अगर आपने करनी है तो अमेंडमेंट आइन में करके तो नेशनल हुकूमत उसी को कह सकते हैं आप तो कि हमने जो इम्पोर्टेंट डायलॉग इनफ नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल डायलॉग की आप बात करते हैं, नेशनल डायलॉग कहाँ से? आपने एक सुना है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जी, कितनी बातें होती हैं, हम सब करते रहे जी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दें, अपने गलतियाँ तस्लीम कर लें, मगर क्या ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इन हालात में हो भी सकती है कि नहीं? ये बातें हवा में हैं।
अब कोई यहाँ नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जब नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी, अच्छा, उन्होंने भी जिक्र किया था कि एक इत्तेफाक के साथ हम पीडीएम जो है उस प्लेटफॉर्म पे जो भी सियासी जमातें हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी थी उस वक्त जब, और कहा था आप वज़ीर आज़म बन जाना, आप ये बन जाना, ऐसी तजावीज़। तो उस वक्त ये था कि जी हम इलेक्शन इकट्ठे लड़े अगेंस्ट पीटीआई, और फिर हम एक जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो उसे हम एक नेशनल गवर्नमेंट कहेंगे, बिकॉज सारी सियासी जमातें एक्सेप्ट वन, और उसमें सबका हिस्सा दिया जाएगा। मगर उनका जो कंडीशन थी वो ये थी कि सिविल मिलिट्री इस चीज़ के ऊपर पहले इत्तेफाक हो कि हम सब सिविलियन गवर्नमेंट चाहते हैं, हम सब साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, उसके बाद जो भी आएगा सबको अकोमोडेट करके एक नेशनल प्लान बनाएंगे गवर्नेंस का। अच्छा, जिसके अंदर मिलिट्री का कोई रोल नहीं होगा और सारे सिविलियन सुप्रीमेसी होगी। ये उनका आइडिया था। वहां से होगा लेकिन उसमें रोल आइंदा नहीं होगा। हाँ। आइंदा के लिए बंद। उसके ऊपर उन्होंने बात की थी कि पीडीएम सारी इत्तेफाक है। जब पीपल्स पार्टी इस चीज़ को छोड़ के चली गई, क्योंकि वो इस पर इत्तेफाक नहीं करते, उनका इस वक्त कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो फिर जाहिर है इस चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने के तैयार नहीं थे, तो वो तो अपना रास्ता निकाल के निकल गए हैं। अब वो आइडिया जो है फारग हो गया, अब वो आइडिया नहीं चल सकता। तो अब शहबाज शरीफ साहब को ये कहना है ना नेशनल गवर्नमेंट, ये मेरा ख्याल है ये एक टैक्टिकल अप्रोच है, वो ये मफामत, नेशनल गवर्नमेंट मफामत के साथ बनेगी ना कि सारे आ जाएं, सारे बैठ जाएं और हम मफामत के साथ सारे फैसले करते हैं। ये सियासत में हो ही नहीं सकता। आप दो सियासी जमातें तो इकट्ठी होकर बैठ नहीं सकती। और ये जो पीडीएम आपने बनाई है इसमें बहुत से अनइक्वल पार्टनर्स हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो कि एक मिनिस्ट्री चाहेंगे, क्या उसके साथ नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है। आपने बलोचिस्तान वालों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी, जैसे इमरान खान चाह रहे थे कि जरिए को ये दे दिया। ऐसी हुकूमतें नहीं बनती। फैसले जहाँ होते हैं ना वहाँ इत्तेफाक होना चाहिए। और एक सियासी मेजर सियासी जमात जो बाहर बैठी हुई है इस वक्त, नून लीग बाहर बैठी हुई है, वो कल को पीटीआई का बाहर बैठेगी, तो नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन सकती। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ नेशनल गवर्नमेंट। ये शहबाज शरीफ साहब फ़ौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, देखिए वो इत्तेफाक चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये आइडिया नॉन स्टार्टर है। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहते हैं गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, हाँ, कि एक गुड्डी इधर चली जाए, एक गुड्डी उधर चली जाए, हवा में तीर चला रहे हैं। वो चला रहे हैं। और साथ आप देखिए कि नून लीग के अंदर बिल्कुल इस आइडिया के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, ये जिस आइडिया के लिए सपोर्ट की आपने बात की, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ही सबसे पहले इसे झुटला दिया। अब वो सदर बात कर रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं, ज़रूरत नहीं। हम सुनवा देते हैं, मेरा ख्याल है प्रोग्राम में से शामिल कर लेते हैं। कौमी हुकूमतें उस वक़्त बनती हैं जब पॉलिटिकल कंसेंसस किसी बात पर होने की ज़रूरत हो, जब आपके मुल्क के मसाइल इतने बढ़ जाएं कि एक जमात या एक कलेक्शन जो है उसको हल ना कर सके। हमारे मुल्क का मसला आइन का है। अगर आपकी कौमी हुकूमत 100 बना लें, अगर वो आइन के मुताबिक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जब इलेक्शन चोरी होंगे, कुछ नहीं होगा। बात को वो बुनियाद से शुरू करना चाह रहे हैं, क्रक्स। अब अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं है और खुद शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि इसकी शेप क्या होगी, वक्त आने पे चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा ये गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, अंग्रेजी का मुहावरा फ्लाइंग काइट्स। तो शायद खाकान अब्बासी सही कह रहे हैं। तो मैंने भी यही शुरू में कहा ना कि आपने इत्तेफाक करना है किसी चीज़ के ऊपर, एक कौमी इत्तेफाक किसी चीज़ पे करना है तो आइन का सहारा लें, वो बैठ के करें। ये तो नहीं कि जी आप सबको बीच में डाल लें, खिचड़ी बना लें और फिर जनाब सबको इनको ये देना है, इनको ये देना है, इनको देना है। तो कौमी हुकूमत किस किस्म की कौमियत करेगी, किस किस्म की हुकूमत करेगी? हुकूमत करते हैं वो लोग जो जिनको याद जमहूरी तरीके से वो करते हैं, कंसेंसस के साथ बिल्ड करके, और या वो करते हैं डिक्टेटर्स कि कोई कंसेंसस नहीं है, हमने ये काम करना है, करके बना दो। डैम बनाना है, फैसला हो गया जी, कालाबाग डैम बनाना है। नेशनल हुकूमत जो है वो कभी भी कालाबाग डैम नहीं बना सकती। अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वो आए तो वो कह सकती है हम कर देते हैं, क्या कर लेंगे हमारा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये नेशनल गवर्नमेंट का जो आइडिया है ये 0/0 आइडिया है। इसमें कोई जान नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए या ये बताने के लिए कि हम तो मफाहमत चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें अकोमोडेट किया जाए, हम अच्छे लोग हैं, हम लड़ेंगे नहीं आपके साथ, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग। तो मगर वो आप शाहिद खाकान ने तो वही नवाज शरीफ साहब की बात कर दी ना, ठीक है, कि नेशनल हुकूमत किस बात की। तो कौन से चैलेंजेस हैं जो शहबाज शरीफ साहब इतने घबरा गए हैं और वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं? ऐसे ही चैलेंजेस के लिए कहा जाता है जी पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो सदारती निज़ाम भी है। हाँ, ये कहते हैं, हाँ, कहते हैं वो मैंने आपने कहा ना, सदारती निज़ाम इज़ एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम।
वन यूनिट किस्म की चीज़ होती है वो। तो सदारती निज़ाम क्या कंसेंसस के साथ इस मुल्क में सदारती निज़ाम बन सकता है? नहीं। इससे क्या पहले नेशनल गवर्नमेंट कोई सदारती निज़ाम बना सकती है? नहीं, कोई नहीं एग्री करेगा, ना सिंध एग्री करेगा, ना केपी एग्री करेगा, ना पंजाब तो खैर उधर ही जाएगा जहाँ उसको इशारा होगा जाने का। मगर बात ये है, तो ये इसीलिए नो सच थिंग एज नेशनल गवर्नमेंट। अब आइए आप जो अगली बात कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, मगर देखिए ना, एक हुकूमत 5 साल के लिए आती है तो इसीलिए आती है ना कि जो चैलेंजेस हैं उनको कन्फ्रंट किया जाए, और जहाँ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं वहाँ कंसेंसस क्रिएट किया जाए, या सोल्यूशंस ढूंढे जाएँ, या कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढी जाएँ। तो ये असूल ही ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कंसेंसस बिल्ड करते हैं और आप रास्ता आगे निकालते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। अब फॉर एग्जांपल पीटीआई के अंदर और नून लीग के अंदर एक थिंकिंग ये थी कि आईएमएफ के साथ बात करनी है। साक डार साहब ने भी तो नेगोशिएशन की थी ना आईएमएफ के साथ। उसके बाद असद उमर साहब आए, उन्होंने कहा हमने नहीं करनी। फिर एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, उसने कहा हमने करनी है। फिर उसकी छुट्टी होगी, अब ये तीसरा आया, वो कहता करनी भी और नहीं भी करनी। तो मुझे ये बताएं कि ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, हर हुकूमत का हक होता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए और 5 साल उसको मिले। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पूरी टर्म कंप्लीट करें, कि जो भी पॉलिसी लेते हैं या वो कामयाब हो या वो फेल हो जाए, आवाम को पता चले, उनको मौका मिल जाए, या उसको री इलेक्ट करे या नई किसी नई पार्टी को लेके आए। तो ये आइडिया ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट इन पीसफुल टाइम ये नहीं चलता। अफ़गानिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही। अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सिचुएशन बन चुकी है वहाँ। जंग से एक कब्ज़ा किया है काबुल के ऊपर, बाकी सारा अफ़गानिस्तान जो है वो बाहर बैठा हुआ है। अब वो बना रहे हैं ऐसी सिचुएशन कि आइन कैसी बनाई जाए। जो आइन है उसको तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं हम नई आइन बनाएंगे, हम उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करेंगे, इस आइन को अमेंड करेंगे, और वो फिर एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये बनेगी एक किस्म की, जो इस वक्त जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। वहाँ भी कुछ लोग बाहर बैठेंगे और लड़ेंगे, और कुछ लोगों को मारा जाएगा और कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। वो अलग एक इशू है, मगर वो भी नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे। अब अच्छा, अफगानिस्तान का भी इशू आपने छेड़ दिया, उस पर हमने तफसील में बात करनी है कि वहाँ पर एफर्ट्स तो की जा रही हैं, मुज़ाकरात बातचीत का सिलसिला जारी है, बड़ी लॉन्ग मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो यहाँ बात शहबाज शरीफ साहब ने कर दी और एक छेड़ दिया है किस्सा, क्या वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब वो एक्टिव हैं? कराची जलसे में भी थे। क्या पीडीएम की तायीद इससे हासिल होगी? मौलाना साहब इत्तफाक करेंगे क्या? नवाज शरीफ साहब का तो आपने बता दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अगर रखे तो कहाँ कहाँ से आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे बताएं किसी ने इनकी सपोर्ट किया? मौलाना ने तो ये नहीं कहा कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। मियाँ साहब तो बिल्कुल ही कहीं और बात कर रहे थे जी। शायद खाका ने कुछ और बात कह दी। तो ये शहबाज शरीफ साहब का एक अपना बयानिया है, उनके साथ लोग हैं, मगर जो इस वक्त पार्टी लीडरशिप है बज़ारन, वो तो नहीं इन चीज़ों को उस पर इत्तफाक करती। शहबाज शरीफ साहब अपने लिए रास्ता निकालना चाह रहे हैं और शायद निकाल भी लें। जब निकालेंगे तो देखेंगे फिर किस किस्म की ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं और क्या इनकी अपनी पार्टी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए, ये कुछ आसान काम नहीं है। इंक्लूसिव इमरान खान शहबाज शरीफ को शक्ल देखने से जी नहीं पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करता, ना पसंद करते। बैठे तो और बात है जी। वो कहते हैं मैंने इसका नाम भी नहीं लेना। वो अभी जब वो भेजते हैं ना ये कि जी कंसल्टेशन के लिए, अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो शहबाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया ना। नहीं, वो रिजेक्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वो जो खत लिखते हैं वो भी नहीं लिखते डियर शहबाज शरीफ, डियर नहीं लिखते ना। वो शुरू ही करते हैं सब्जेक्ट और नीचे पॉइंट 1 2 3 4 5 और नीचे जैसे एड्रेस लिखा जाता है किसी का, शहबाज शरीफ फलानी कॉलोनी फलानी फलानी फलानी। हाँ। लेकिन तो हो मतलब सकता है ये इस सिचुएशन में आप नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा दिन भी आए जैसे आप काफली के साथ भी तो बैठ गए ना खान साहब, फिर एमकेएम को भी साथ मिला लिया और फिर वो नफीस लोग भी हो गए। तो क्या पता शहबाज शरीफ साहब पे भी ऐसे अच्छे दिन आ जाए कि मिलके बैठ जाए और दोबारा से डियर वन हो जाए। ऐसे नहीं होगा, यू नेवर नो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सेठी साहब ये कह रहे हैं क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं रखती। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल, जिस पर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान ने ये बताया है कि 3 रोज़ा उनकी राहबर कौंसिल का इजलास था, वो एंड हो गया और जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी नई हुकूमत का ऐलान कर देंगे। क्वेश्चन इज़, एक स्टेबल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के कितने चांसेस हैं अफगानिस्तान में अब? देखिए, वो तो एक बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त, मगर सवाल आपका जायज़ है कि चांसेस क्या हैं, कैसे होगा। अब इनको 10-15 दिन हो गए हैं, सारे मेजर स्टेक होल्डर्स इनके पास काबुल में बैठे हुए हैं। करज़ई भी बैठा हुआ है, अब्दुल्ला भी बैठा हुआ है, कानूनी भी बैठे हुए हैं, सारे वहाँ बैठे हुए हैं। रशीद दोस्तम भी आ गया है वहाँ, मेरा ख्याल हज़ारा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ गए हैं। तो बैठे तो हुए हैं, बातें तो हो रही हैं। ये खबर बड़ी अच्छी है कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हम बनाने जा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है ना, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये बना तो लेंगे, मेरा ख्याल है इसमें मुश्किल नहीं होगी। और शायद इनका जो ख्याल है ना कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये है कि एक रूलिंग काउंसिल बनेगी, उसके अंदर एक कैबिनेट किस्म की चीज़। अच्छा, मजलिस शुरा, जो भी मर्जी कह लें। मजलिस शुरा तो पार्लियामेंट होती है ना, नहीं, मजलिस शुरा नहीं बनेगी। मजलिस शुरा तो इलेक्शन के बाद बनती है ना। अच्छा। अभी बनेगी एक कैबिना, जिसको ये कहेंगे कि हमने एक बनाई है काउंसिल, रूलिंग काउंसिल, ठीक। अच्छा, उस रूलिंग काउंसिल के अंदर ये ले लेंगे जी, ये ले लेंगे, इनके भी लोग होंगे, उनके भी लोग होंगे, एक आध इधर बांट दिया, आप इसका ख्याल करें, आप टेली कम्युनिकेशन देख लें, आप ये देख लें, एक किस्म की मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। नॉर्दर्न अलायंस वालों को अब्दुल्ला को फॉरेन मिनिस्टर शायद बना दें, फलाने को ये कर दें, फलाने को ये कर दें, तो ये बन जाएगा। सवाल ये है कि 90s में की दिहाई में हमने ये देखा है कि इस किस्म की बहुत सी हुकूमतें बनी थी मुजाहिदीन के दरमियान। तालिबान नहीं थे उस ज़माने में, मुजाहिदीन थे। मुजाहिदीन में रबानी साहब ने हुकूमत बनाई थी, एक बथियार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, बहुत कुछ हुआ था। मगर वो होता ये था कि असली पावर जो होती थी ना, वो किसी और के पास होती थी, और जो आपको ओहदे दिए जाते थे उससे वो खोखले होते थे। फिर वो जो लोग आते थे वो नाराज़ हो जाते थे, वो कहते थे हमें तो मिला ही कुछ नहीं, हमारे पास तो पावर ही कोई नहीं है, फैसले तो खुद तालिबान का, अब ये कहेंगे आपके फैसले तो खुद तालिबान कर रहे हैं, और वो भी पश्तून तालिबान कर रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं, हमें बना दिया है मगर हाथ में कुछ नहीं है। तो ये लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं, नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं, रुस जाते हैं लोग, कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, कोई कहता है मैं नहीं करता, कोई बाहर के किसी मुल्क में जाके कोई बैठ जाएगा, एंड सो ऑन। और इसी वक्त फिर जो रीजनल पावर्स हैं वो इंट्रूड करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब लोग जो तालिबान के अलावा जो हैं वो कुछ कोई ना कोई किसी रीजनल पावर को के क्लोज अप्रोच करेगा, क्योंकि उनके करीब है ना, जाहिर है। फिर ये तो प्रॉक्सीज हो जाएंगे, तो फिर ये मसला बन जाता है ना एक, क्योंकि वो प्रॉक्सीज नहीं है, वो दे आर ऑल्सो इन देयर ओन राइट, उनकी एक हकीकत है, उनका सपोर्ट बेस है, वो सब कुछ है। देखिए, आप भूल रहे हैं पश्तून तालिबान, जो पश्तून इलाके, पश्तून की जो पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की 40 से 50% है, उसमें से सारे तालिबान नहीं हैं। ये तालिबान तो लाख लोग हैं, चले आप समझे कि 10 लाख लोग इनको सपोर्ट भी करते होंगे, मगर सारा बाकी अफ़गानिस्तान पड़ा है ना आपका, वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो एक शमूलियत में मिलनी चाहिए ना हुकूमत के अंदर। तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हमेशा अफ़गानिस्तान में फेल हुई है। जो सेंट्रलाइज्ड हुकूमत चली है वो हुई है कि काबुल के अंदर एक या मोनार्की के एक बादशाह बैठा था, या कोई कम्युनिस्ट बैठा था, या कोई, और जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी थी। मोटी मोटी पॉलिसीज़ ऊपर बनती थी, मगर जो बदाखलत नहीं होती थी कि वहाँ कौन क्या कर रहा है, वहाँ वो गवर्नर्स अपने अपने काम करते रहते थे। अच्छा, अब तालिबान जो हैं ये तो सब जगह पे फैले हुए हैं। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या ये ट्रांसलेट होगी आगे जाके इनटू एन ऑल इंक्लूसिव या एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जिसमें सब फील करते हैं कि हमें इक्वल मौका मिल रहा है वाया इलेक्शंस टू बी रिप्रेजेंटेड, कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम आगे जाके बनेगा, एक आइन बनेगी। आइन तो बनी हुई है, मगर वो आइन तालिबान एक्सेप्ट नहीं करते। अब उस आइन के अंदर अमेंडमेंट्स करनी है, उस आइन को डिसेंट्रलाइज करना है, ये सारी बातें, ये जो हुकूमत बनेगी ये आपस में बैठ के ये तय कर लेंगे, उसके बाद जाके एक हुकूमत बनेगी जो कि उस आइन के तहत बनेगी। अब ये है कि इस वक्त ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होगी। अब देखना ये है कि ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है पहली फूट पड़ जाती है इसके अंदर और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, या आगे जाके ये पहुंच जाते हैं उस मकाम पे जहाँ जाके इन्होंने आइन को अमेंडमेंट करनी है, इत्तेफाक होगा उसके ऊपर, फिर उस आइन अमेंडेड आइन के तहत आगे बात बढ़ेगी।
अगर वहाँ ये पहुँच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए सारे रीजनल पास की कि अफ़गानिस्तान को स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब ये चीज़ पूरी होगी। अच्छा, अमेरिका ने जब इन एफर्ट्स का आगाज़ किया तो तब जो 3 निकाती फार्मूला था उसमें इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के ऊपर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस था या होना था। ऐसा अभी आपको होता दिखाई दे रहा है कि अब पंजशीर में जो मुज़ाहमत हो रही है, अमेरिका के निकलते ही वहाँ झड़पों की भी इत्तलात हैं और कहा जा रहा है कि कुछ अफराद मारे भी गए, माली गनीमत भी वहाँ कब्जे में लिया गया। आप इसको इन्फ्लुएंस करेंगी रीजनल पावर्स या अमेरिका? नहीं, अमेरिका तो नहीं इतना इन्फ्लुएंस करेगा। मैं समझता हूँ कि ये अब नॉर्दर्न अलायंस वो नॉर्दर्न अलायंस नहीं रहा। वो जो नॉर्दर्न अलायंस था ना, जिस वक्त अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया था टू ओवरथ्रो द तालिबान 2001 में जी, ये वो नॉर्दर्न अलायंस नहीं रहा। उस नॉर्दर्न अलायंस को बहुत मिलिट्री सपोर्ट थी और इकोनॉमिक सपोर्ट थी फ्रॉम रशिया एंड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब वो नहीं है। अब वो नॉर्दर्न अलायंस ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर सकता अगेंस्ट द तालिबान। वो तालिबान ने ऑलरेडी घेराव कर लिया उनका, और ये तालिबान लड़ना नहीं चाहते। हाँ, तालिबान कहते हैं हमारे से बात करके इंक्लूड आ जाओ। वो कहते हैं हमें बताओ सही हमें मिलेगा क्या। वो भी अपनी एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम बैठे हैं यहाँ, हम नहीं आए। जैसे रशीद दोस्तम आ गया है या अब्दुल्ला उठ के आ गए हैं। उनके पास क्या है, हमारे पास तो पूरी एक वैली है, पूरी एक आर्मी है हमारे पास। हम तो नहीं छोड़ हथियार गिराने वाले। अमरुल्लाह सालेह भी यही कह रहे हैं। अहमद अब खैर वो उनकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है। है। उनकी नहीं है कोई। बट अमेरिका के कुछ ओहदेदार उनकी नहीं, साइड कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोशिश सबकी ये होगी कि अब नॉर्दर्न अलायंस को भी तालिबान मनवा लेंगे, थोड़ी सी धमकी देंगे और थोड़ी सी उनको दावत देंगे, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है। और अभी तक तो तालिबान ने यही रास्ता इख्तियार किया और इसको सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्दर्न अलायंस अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है, हमें मिलेगा क्या, हम बैठे हैं यहाँ, हमारे पास हथियार है, हमारे पास ये है। वो एक पुरानी तारीख है, उस तारीख में इनकी बड़ी अहमियत थी। अब वो अहमियत नहीं रही इनकी। वो अहमियत इसलिए थी कि काबुल कमज़ोर था, लड़ाई झगड़े काबुल में हो रहे थे। इस वक्त कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, तालिबान फुल कंट्रोल में है। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त फॉरेन पावर्स जो थे दे वर नॉट इन फेवर ऑफ तालिबान। अब तो वो शुक्र करते हैं कि ये आ गए हैं और ख़त्म की, और अब एक अमन की बात हो ताकि तजारतें शुरू हो, पैसे बनाइए, ऑयल आवे, गैस आवे, मिनरल एक्सप्लॉइट किया जाए। ओ जी एशिया और तालिबान को देते रहोगे तो एक्सप्लॉइट। हाँ, कुछ और फ्रेंड्स आ गए तो वो अब सारे उसी के खेल में लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये समझता हूँ ये तालिबान की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो ये जो अभी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, काश के इसके अंदर कोई इख्तलाफात ना हो, जिनका ये नाम लें वो खुशी से जाएं, वहाँ बैठें, मिल के तालिबान के साथ एक ऐसी आइन बनाएं जिसके साथ अमन आए और सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और वो उसी किस्म की आइन होगी जिसमें 2 चीज़ें होंगी। तालिबान 2-3 चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या? उनके इस्लामी एजेंडा जो है, कल्चरल एजेंडा, रिलीजियस एजेंडा, मगर वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे। वो किसी किस्म की दहशत गर्दी अपने मुल्क के अंदर किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। और एटलीस्ट कोशिश उनकी ये होगी कि एक्सपोर्ट ना हो यहाँ से। अच्छा। और वो बिल्कुल चाहेंगे कि आप दुनिया के साथ तजारत करें, रेलवे ये रूट्स निकालें। और अफ़गानिस्तान में ये आज के लिए नहीं आए हैं, उन्हें ये भी पता है कि अगर वो स्टेबलाइज नहीं करते तो इतने रीजनल पावर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ, यहाँ सिविल वॉर हो सकती है। और आपको पता ही है बाहर कौन बैठा है सिविल वॉर को प्रमोट करने के लिए। अलकायदा बैठी है, आईसिस दाइश बैठी है, और ये जो हमारे तालिबान हैं, पाकिस्तानी तालिबान, ये भी उधर भी गन डाल सकते हैं और इधर भी गन डाल रहे हैं। सभी मौके की ताक में हैं, लेकिन आने वाला वक्त कहा जाना चाहिए कि चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात, गालिब इम्कानात यही हैं कि अब जो हुकूमत आएगी काबुल में वो पाकिस्तान फ्रेंडली होगी, कहा जा सकता है। ये देखिए, हमारी तो ये उम्मीद है कि वो हो। फ्रेंडली हुकूमत और अनफ्रेंडली हुकूमत में बहुत फ़र्क है। गनी की हुकूमत अनफ्रेंडली थी जी, हम इसलिए उसको कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे। अच्छा, मुजाहिदीन की हुकूमतें जो थी 90 की दिहाई में, वो फ्रेंडली थी, मगर वो लास्ट नहीं करती थी, आपस में लड़ झगड़ के मरे गए सारे, हमें भी मरवा दिए। अब हुआ ये कि हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत वहाँ हो वो हमारे ख़िलाफ़ ना हो। अगर टोटली फ्रेंडली नहीं हो सकती, जैसे कि मतलब इतनी फ्रेंडली कि वो पाकिस्तान का जाने छावर हो जाए, वो नहीं, वो कोई नहीं होनी, ऐसा नहीं होगा। तालिबान आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखेंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा ख्याल है सभी के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहेंगे। आज आप देखिएगा, आज इंडिया आउट बाहर बैठा हुआ है ना, मैं ये लिख के देता हूँ आपको कि चाइना, अमेरिका, रशिया, ये सब की यही कोशिश होगी कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए इसके अंदर। ये सारा को जो मामला चल रहा है, बाहर बैठ के इंडिया गंद क्रिएट कर सकता है। बेहतर ये है कि
हाँ पार्टनर तंबू के अंदर ही ले आए आए। और वहाँ उसके साथ कंट्रोल रखें। उसको जरा बैठा के जरा तसल्ली मरहम दे पट्टी दें, करके यार दिलासा बह दे जा, दें, कुछ ना क्योंकि कुछ। मेजर रोल इंडिया का अब नहीं है। मेजर रोल तो पाकिस्तान का है या रशिया का है या अमेरिका का है या ईरान का है। आर्मी चीफ कह रहे हैं उनका तो पहले भी रोल नहीं था, लेकिन आप जाने से पहले फाइनल वर्ड अगर वन लाइनर आप दे सकें तो पाकिस्तान के साथ अफगान हुकूमत के से पहले जो मसाइल रहे, अगर वहाँ नई हुकूमत आती है तो वो हल हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल हल होंगे रातों रात। यहाँ इश्यूज बढ़ रहेंगे, टीटीपी का इशू रहेगा। ये आपका ख्याल है कि ये रातों रात हल हो जाएगा? नहीं होगा। बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग जो है वो आज तो अभी तक तो कोई ख़ास उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मगर तालिबान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फाटा जो है जी। वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। अब वो बात नहीं करेंगे, अभी कोई वक्त नहीं है बात करने का। ठीक है। मगर क्या तस्लीम कर लेंगे कि ये ऐसे ही है? नहीं, वो ये इस फेंस को दिल में नहीं मानेंगे। मगर क्योंकि अभी आपके साथ उनके अच्छे तल्लकात हैं तो मेरा ख्याल है ये इशू को रेज़ नहीं करेंगे। अभी ये इशू सामने नहीं आएगा, मगर उनके जहन में वो तालिबान है, आफ्टर ऑल वो पश्तून नेशनलिस्ट हैं। वो कब से ये कह रहे हैं कि जी फाटा जो है वो तो हमारा पश्तून का इलाका है, वो तो हमारी रियासत का इलाका एक ज़माने में था भी, और उसके बाद ये लाइन बना दी और ये हो गया और वो हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कश्मीर हमारा है और वो कहते हैं लाइन बन गई, अब ख़त्म हुई बात। वो कहते हैं नहीं नहीं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अब नई हुकूमत का वो जल्द ऐलान कर देंगे, देखते हैं उसकी शेप क्या होगी, और फिर इस पर आने वाले प्रोग्राम्स में हम बात करते रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आइए अब आपके सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सलाम शेख साहब, मेरा नाम असद है और मेरा सवाल क्रिकेट के हवाले से है। जैसे न्यूजीलैंड और दूसरी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, क्या हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान जल्द ही एक आईसीसी का बड़ा इवेंट होस्ट करेगा? और हमें ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज अब मुमकिन है? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि आज जो नए चेयरमैन हमारे बने हैं रमीज राजा साहब, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कौन से चैलेंज होंगे उनके सामने? जी ऐसे है आयशा, शुड आई लुक एट यू और लुक एट देम? कैमरा ही बोला था। अच्छा चले मैं उनकी हाँ, तरफ। चलें उधर से दोबारा। अच्छा अब ये जी ऐसे है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की हुकूमत और इंडिया की हुकूमत बैठ के फ़ैसला नहीं करेंगे कि अमन की बातें करनी है, गेम्स खेलनी है, लड़ाई झगड़े बंद करने हैं, और ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेना है। और बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होगा अगर ऐसे होगा। मगर इस वक्त तक मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो इतना प्रॉब्लम नहीं था 2 साल पहले तक। उसके बाद हो गया है जब से वो आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म किया है। उससे पहले इंडिया का प्रॉब्लम था, वो कहते थे हमने नहीं खेलना, बिकॉज वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते थे मुझे। अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब दोनों को बैठना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। और नॉर्मलाइजेशन सबसे बेहतर ये है, तरीका उसका ये होता है कि एम्बेसडर्स आने जाने शुरू हो जाएँ, वीज़े मिलने शुरू हो जाएँ और क्रिकेट शुरू हो जाए। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। वो एक स्ट्रेटिजिक फ़ैसले हैं। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिल के कहीं ना कहीं किसी के साथ बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वक्त आ गया नॉर्मलाइजेशन का। वो वक्त अभी आया नहीं आया, अभी आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर कब आएगा मैं नहीं कह सकता। आइए आपके आईसीसी इवेंट होगा कि नहीं? आईसीसी इवेंट पे सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स में सारे आईसीसी फुल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। प्रॉब्लम आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान में आने में पहले 2 थे। एक ये था कि यहाँ टेररिज्म थी, उसकी वजह से सिक्योरिटी का इशू था, कोई नहीं आना चाहता था। दूसरी बात ये है कि फिर मैचेस खेलने पड़ते हैं आपके मुल्क के अंदर। क्या इंडिया खेलेगा मैच आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर? आज तक तो इंडिया ने रिफ्यूज़ किया, इसीलिए जो हमने पहले इशू बनाया। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान की तो फिर आईसीसी इवेंट भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू तो हमने अब मोर और लेस रिजॉल्व कर दिया। खुदा ना ख्वास्ता कल से फिर से कोई सिक्योरिटी इशू बन जाता है तो फिर आईसीसी इवेंट यहाँ नहीं होगा। और अगर इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं होती तो आईसीसी इवेंट यहाँ नहीं होगा। पहले एक फार्मूला होता था, वो ये था कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाते थे और जो इंडिया पाकिस्तान के मैच था वो कहीं और भी आप खेल सकते थे। मगर मेरा ख्याल है ये आईसीसी को ये बात पसंद नहीं आती कि यार ये इंडिया पाकिस्तान के आपस के मसले हैं, ये मसले हल नहीं करते और फिर हमें कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ नहीं खेलेंगे, वहाँ खेल लेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे। अब इंडिया तो पाकिस्तान के साथ खेलने के तैयार ही नहीं है। मगर देखिए आप, ये अब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया खेल रहा ना पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में,
तो इसी तरीके के साथ आगे भी ओपनिंग्स आएंगी, मगर अभी ये कहना कि कब होगा ये बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात आपने पूछा राजा साहब के लिए चैलेंजेस कौन से हैं। बड़े चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई है अब, अगर खुदा ना खासा अगर हादसा ना हो तो ये अब एक एक करके सारी टीमें आएंगी। वो और बात है कि अच्छी टीमें आए, ए टीम आएगी, बी टीम आएगी, जो भी आएगी इट डजंट मैटर, आएंगी सही। एक सिलसिला शुरू हो गया है और ये 5 साल से ये सिलसिला, 4 साल से ये सिलसिला चल रहा है। मेरे ज़माने से ये सिलसिला चल रहा है, आप जानते हैं इस बात को। अब हम देख रहे हैं कि फुल फ्लेज्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी कमज़ोर टीम भेज रहे हैं वो, बट डजंट मैटर, आ तो रहे हैं ना, एक सिलसिला तो शुरू हो रहा है। तो इसलिए राजा साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करें और जो आपके सारे कोचेस का मामला है उसको ठीक करें और आपके जो सेलेक्टर्स का मामला है उनको ठीक करें। आपकी जो मैनेजमेंट है पीसीबी के अंदर वहाँ तब्दीली लाएं, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हो रही। फ्रेंचाइजीज़ के साथ बैठ के उनके मसले हल करें, बिकॉज़ ये मसले पिछले 3 साल में 2 साल में और भी ख़राब हो गए हैं। जब हम थे वहाँ तो कोई मसला नहीं था, बातें हो रही थी, छोटी छोटी मसला है, ये मसला है, मगर कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ ना फ्रेंचाइजीज़ के साथ, सब चीज़ें चल रही थी, कोई इशू नहीं था। मगर अब उसके बाद बड़े इश्यूज़ बनने शुरू हो गए और सबसे बड़ी उसकी रीज़न यही थी कि जनाब वो डॉलर की अप्रिसिएशन हो गई, रुपी डिवैल्यू हो गया, फ्रेंचाइजीज़ को जो पैसे मिलते थे या फ़ीस देनी पड़ती थी वो 40% 50% बढ़ गई, इसलिए उनको नुकसान होना शुरू हो गया। ये बैठ के तय करने चाहिए ये सारे मसले रमीज़ राजा साहब को कि प्राइवेट सेक्टर के बगैर अब काम नहीं चलेगा, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनका इक्वल पार्टनर्स करना चाहिए। पीसीबी के अगर बहुत से प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो इतने प्रॉफिट्स की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपको प्रॉफिट्स बना के देते हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तजर्बा काम आएगा रमीज़ राजा साहब के क्रिकेट? तजर्बा आना चाहिए काम रमीज़ राजा साहब का। उसकी वजह यह है कि तजर्बा है उनका। टेम्परामेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। तजर्बा इज़ ओनली हाफ द इशू, बाकी इशू होता है कि आप किस तरीके से लोगों को मनाते हैं, किस तरीके से उनके साथ आपका रवैया होता है, कैसे उनको लीड करते हैं, कैसे उनको इंस्पायर करते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि रमीज़ राजा साहब के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। हम तो हमारी तो यही दुआ होगी कि ये क्वालिटीज़ हों और वो जिस डार्क एजेस से हम निकले हैं पिछले 3 साल उससे निकाल के हमें कोई रोशन पाकिस्तान, रोशन क्रिकेट हमें दें। खूबसूरत बात, लीडरशिप का इम्तिहान है अब रमीज़ राजा साहब की। अगला सवाल शामिल करते हैं। मेरा ये एक सवाल है आपसे एक कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रही है और वो भी ये बल्दियाती इलेक्शन की बात इसलिए कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रेशर डाला हुआ है। मेरा आपसे ये सवाल है कि इन हालात में जब करप्शन और लाइन एंड आर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और हर जगह पे करप्शन है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कैसे बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी और इसको फिक्स कैसे करेगी? देखिए बल्दियाती इलेक्शन के कामयाबी के रास्ते में 2 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एक तो ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जहाँ भी हैं चारों सूबों में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पावर्स नहीं देना चाहती बल्दियात को। वो सारे फंड्स उनके पास है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट से खींचे हैं 18th अमेंडमेंट के बाद कि हमें NFC अवार्ड जो है हमें पैसे मिलने। ऐसा सिर्फ सिंध में है सेठी साहब? सब जगह पे प्रोविंसेस ने खरीद लिए हैं फंड्स। अब कहीं तो वो फेडरल गवर्नमेंट वापस ले लेती है, मगर प्रोविंसेस जो है वो डिवॉल्व नहीं करना चाहती। वो ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डेवोल्यूशन चाहती है, ना PTI की गवर्नमेंट डेवोल्यूशन चाहती है। सो अब बात ये है कि यही 2 घूमते हैं प्रोविंसेस के अंदर। MPs कहते हैं हमने नहीं देने लोकल गवर्नमेंट को पैसे, हमने खर्च करने हैं, हमने अगली इलेक्शन लड़नी है, हमें पैसे दें, फंड्स हमें दें, हम खर्च करेंगे लोकल गवर्नमेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो इन्होंने यूसर्प कर लिए हैं सारा पावर्स और सारी जो फंडिंग है और रिसोर्सेज। सबसे पहली रुकावट तो ये है कि प्रोविंशियल असेंबलीज ये नहीं चाहती। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी अगर लोकल गवर्नमेंट कराएगी वहाँ और फ्री एंड फेयर होगी तो काफ़ी पिटाई होगी उनकी वहाँ, क्योंकि इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। इसी तरीके के साथ अगर पंजाब के अंदर लोकल बॉडी फ्री एंड फेयर हो जाती है तो उड़ जाएंगे ये। और KPK में भी यही होगा, उड़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बेचैनी है ना। लोकल गवर्नमेंट तो फिर सारा एक इशारा आ जाएगा, लो जी फेडरल गवर्नमेंट भी गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी गई, आवाम ने तो अपनी राय दे दी है लोकल गवर्नमेंट में, इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट नहीं कराते फॉर बोथ दीज रीजंस। और आप सही कह रहे हैं,
करप्शन वो अलग बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आइन ये चाहता है कि ये आप करें, या एक आइनी रिक्वायरमेंट है आपकी। अब आप सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, भाई आज का नहीं है, 2 साल हो गए हैं कि, और 1 साल रह गया अगली लोकल बॉडी के ये टर्म ख़त्म होने में, और ये 4 साल ऐसे ही गुजर गए हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से ही दोबारा ऑर्डर आएगा? इससे पहले जो इंतखाब हुए वो तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा जी इलेक्शन कराएं, डेट दें, वो नहीं देंगे, खींच लेंगे। वो देखिए आइन में ये लिखा है कि अगर एक चीज़ ने होना है एक टाइम के अंदर और उस डेट के अंदर, और अगर खुदा ना ख्वास्ता फॉर वॉट एवर रीज़न वो नहीं होती तो गैर आइनी वो नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो कब कराएं, कैसे कराएं, ड्रामा ही होना है मेरा ख्याल है। कोई लोकल बॉडी इलेक्शन होनी नहीं है, 1 साल रह गया, वो कहेंगे जी ए साल गुजार लिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर ये इशू बन पड़ा कि अगली इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट नेशनल इलेक्शन आ जाएंगे सामने आपके, और फिर ये चीज़ चलेगी कि अभी लोकल बॉडी ना ही कराओ, पहले नेशनल इलेक्शन करा लें तो फिर लोकल बॉडी कराएंगे, और जो जीतेगी पार्टी वो ही चाहेगी कि उसी वक्त लोकल बॉडी करा ले जाए ताकि वो फिर से एक दफ़ा लोकल में भी वो जीत जाए। हैरत की बात यही है वाकई सेठी साहब के विफाक बात करता है सिंध में मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत बनाने की, लेकिन वही बात KPK में और पंजाब में नहीं की जाती। तो बारह जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर ही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, इस पर आप अपने वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से सवाल पूछ सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।